प्यारे दोस्तों, मैं सैम सर आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो। और ये जो मेरा वीडियो है ये 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स पर है। रियल नंबर्स जिसे हम वास्तविक संख्याएं भी कहते हैं। और इसकी हम एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और किस किस का एचसीएफ निकालना है? 135 और 225 का। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें करते क्या है, जैसे नॉर्मल हम भाग करते हैं वैसे ही भाग करेंगे। तो 135 और 225 में 225 जो है वो बड़ा है और 135 छोटा है। तो इसीलिए 225 आपका भाज्य बन जाएगा और 135 भाजक बन जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, 225 को अंदर लिखेंगे और 135 को बाहर लिखेंगे। तो 135 से 225 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 135 एकम 135। और आपके पास जो शेष बच जाएगा वो बच जाएगा 90, क्योंकि 5 में से 5 के रह जाएगा 0 और 12 में से 3 के रह जाएगा 9। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है कि जो आपका 225 है वो आपके पास कैसे आएगा? 135 को 1 से गुणा करके और उसमें 90 जोड़ के, यानी भाज्य बराबर है भाजक गुणा भागफल जमा शेष, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा है। तो इसका मतलब जो ईडीएल है, ईडीएल से हमारे पास 225 कितना आ जाएगा? 225 आ जाएगा 135 गुणा 1 जमा 90। अब जो आपके पास शेष बचा है पहले स्टेप में, यही शेष अगले स्टेप में भाजक बन जाएगा। और जो 225 जो 135 है जो भाजक था वो आपके पास क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। मतलब अगले स्टेप में 135 अंदर आ जाएगा और जो पहले स्टेप में जो शेष 90 था वो बाहर आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है? 135 से 90 को भाग करना है। तो 90 कम 90, 135 में से हम 90 को माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया रह गया 5 और 13 में से 9 गए रह गए 4। अब दोबारा से इसमें हम क्या करेंगे? ईडीएल लगाएंगे। और आपको पता है कि ईडीएल क्या कहता है, ये जो भाज्य होता है ये भाजक को भागफल के साथ गुणा करके और उसमें शेषफल जमा करके आता है। तो 135 आपके पास आ जाएगा 90 गुणा 1 जमा 45 के बराबर। और ये जो शेष यहाँ पर आ रहा है, इस शेष को अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? भाजक ले लेंगे। और ये जो 90 है इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ले लेंगे भाज्य। तो अगले स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा? 90 को आप करेंगे 45 से भाग। तो आपको पता है 45 दूने होते हैं 90। तो आपके पास 90 में से 90 घटाया तो रह गया 0। तो ये जो ईडीएल है ये आपने तब तक, मतलब भाग आपने तब तक करते रहना है इसको जब तक कि आपके पास शेष 0 ना आ जाए। और जैसे ही शेष 0 आ जाएगा वैसे ही आपका एचसीएफ निकल जाएगा। तो अगले स्टेप में अब क्या आ जाएगा? ईडीएल लगाएंगे अब इसमें हम। तो ईडीएल से क्या आ जाएगा? 90 बराबर है 45 गुणा 2 जमा 0। तो शेष क्योंकि अब 0 आ चुका है और यहां पर ये जो भाज्य है, जो भाजक है, सॉरी, जो आपके पास डिविजर है वही आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ आ जाएगा। तो इसका मतलब एचसीएफ जो इन दोनों 135 और 225 का वो कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो आपको ये अगर एक क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से समझ में आ गया तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस इसके कर सकते हैं। अब चलते हैं वैसे ही हम इसके अगले भाग पे। दूसरा भाग है इसका 196 और 38220। तो 38220 बड़ा है तो वो भाज्य हो जाएगा, 196 छोटा है तो वो भाजक हो जाएगा, मतलब डिविजर आ जाएगा। 38220 डिविडेंड आ जाएगा और 196 जो हो जाएगा वो आपका डिविजर बन जाएगा। अब 196 को 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 382 है यहाँ पर। तो एक यहाँ पर 196 है तो 196 एकम क्या करना पड़ेगा हमें? 196। और 382 में से हम 196 माइनस करेंगे, 12 में से 6 गया रह गया 6,
यहाँ रह गया 7, 17 में से 9 गया 8, 2 में से 1 गया रह गया 1, और ऊपर से हम क्या करेंगे 2 को उतार लेंगे। अब 196 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 तक, तो 196 9 होते हैं 1764, और 1862 में से 1764 को जब आप माइनस करोगे, यहाँ 12 में से 4 के रह जाएंगे 8, यहाँ 15 में से 6 के रह जाएंगे 9, ऊपर से हम शून्य को उतार देंगे। अब 196 पंजे करेंगे हम, और आ जाएगा आपके पास 980। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पहले स्टेप में ही शेष शून्य आ गया। तो पहले स्टेप में ही हम ईडीएल लगाएंगे और हमारे पास एक ही स्टेप में यहाँ पर एचसीएफ निकल गया। तो ईडीएल से क्या आ जाएगा, 38,220 बराबर है 196 गुणा 195 जमा शून्य। तो 38,220 किसके बराबर आया, 196 गुणा 195 जमा शून्य। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम ईडीएल का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक शेषफल हमारे पास जो रिमाइंडर है वो हमारे पास शून्य ना आ जाए, जीरो ना आ जाए। और यहाँ पर जो हमारे पास डिवीजर होता है, मतलब भाजक होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 196 और 38,220 का जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा आपके पास 196। तो देखिए कितना आसान है ये ईडीएल। वैसे ही चलते हैं हम इसके अगले भाग पे, जो कि है 867 और 255। तो 255 आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा है, तो ये भाजक बन जाएगा, मतलब डिवीजर बन जाएगा। और 867 क्योंकि बड़ा है तो ये डिविडेंड बन जाएगा, मतलब भाज्य बन जाएगा। तो 255 और 867, तो 255 867 से 255 को भाग किया तो 255 तीय आ जाएगा आपके पास 765। 867 में से 765 को माइनस करेंगे तो रह जाएगा 102। अब ईडीएल लगाएंगे यहाँ पर, तो ईडीएल से क्या आ जाएगा, 867 बराबर है 255 गुणा 3 जमा 102। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये जो 102 है ये अगले स्टेप में डिवीजर बन जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा। और जो 255 है ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो इसका मतलब अब क्या करना है, हमने 102 से 255 से 102 से 255 को भाग करना है। तो 102 दूने होते हैं 204, और शेष बच के आपके पास 51। तो अब दोबारा से हम क्या करेंगे, ईडीएल लगाएंगे। तो ईडीएल से क्या आ जाएगा, 255 बराबर है 102 गुणा 2 जमा 51। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो 51 है ये शेष है, तो ये अगले स्टेप में क्या बन जाएगा आपका, ये भाजक बन जाएगा। और जो 102 है ये आपका भाज्य बन जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या करना है, हमने 102 को भाग करना है 51 से, और हमें पता है कि 51 दूने होते हैं 102, तो 51 दूने 102 आ जाएगा। 102 में से 102 को माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा। अब हम ईडीएल लगाएंगे, तो ईडीएल से क्या आ जाएगा, 102 बराबर है 51 गुणा 2 जमा 0। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो भाज्य है, ये जो भाजक है, यही आपका क्या है, एचसीएफ है। तो एचसीएफ आपका आ जाएगा 867 और 255 का 51 के बराबर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एचसीएफ को कैलकुलेट करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जमा 1, 6q जमा 3 या 6q जमा 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b 6 के बराबर है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है कि a जो होगा वो 6q जमा r के बराबर होगा, जहां q 0 से बड़ा है, और r जो हो सकता है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो सकता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे अगर आपने भाग करना हो, मान लीजिए आपके पास जो धनात्मक पूर्णांक आपने लिया है, मान लीजिए वो धनात्मक पूर्णांक आपके पास 5 है। मान लीजिए आपके पास जो धनात्मक पूर्णांक है वो आपके पास 5 है, और
बी आपके पास 6 के बराबर है। बी किसके बराबर है आपके पास? 6 के बराबर। तो 6 से जब आप 5 को भाग करेंगे तो कितना उत्तर आएगा? आपके पास उत्तर आएगा 5 एकम 5 और शेष बच जाएगा आपके पास 1। और आप देख सकते हैं यहां पर 6 कैसे आएगा? 5 गुणा 1 जमा 1, इस तरह से आपके पास 6 आ जाएगा। तो अगर हम कोई धनात्मक पूर्णांक a ले रहे हैं और b आपके पास 6 है, तो a को हम कैसे लिख सकते हैं? a को लिख सकते हैं हम 6q जमा r। तो ये बिल्कुल वैसे ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, वैसे ही हम कर रहे हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि ये जो a है आपके पास, बीच में आपके पास ये a है, और इसको हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं 6 से, और यहां पर आपके पास q आ रहा है, और यहां पर कोई ना कोई आपके पास शेष बचेगा जिसको हम क्या ले सकते हैं? r ले सकते हैं। यहां पर कोई शेष बचेगा जिसको हम क्या ले सकते हैं? r ले सकते हैं। तो यही यहां पर दिया है कि माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ये धनात्मक पूर्णांक a हो गया, और b आपके पास 6 के बराबर है। तो a को हम कैसे लिख सकते हैं? 6q जमा r, जहां q 0 या 0 से बड़ा है और r की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जब भी हम 6 से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 6 से कम ही आएगा। या 0 आएगा, या 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा। तो शेषफल हमेशा आपका कम ही आएगा। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया इसको समझने के लिए। और इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अगले स्टेप पे जाएंगे इससे। तो क्योंकि r जो है वो 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, इसलिए a को हम क्या लिख सकते हैं? 6q, या 6q जमा 1, या 6q जमा 2, या 6q जमा 3, या 6q जमा 4, या 6q जमा 5। क्योंकि जो आपका r है, r मतलब रिमाइंडर मतलब शेष, शेष क्योंकि 0 से बड़ा है और 6 से छोटा है, तो a को हम 6q, 6q जमा 1, 6q जमा 2, 6q जमा 3, 6q जमा 4 या 6q जमा 5 के रूप में लिख सकते हैं। अब 6q जमा 1 है, उसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुणा 3q जमा 1, क्योंकि 6 के गुणनखंड होते हैं 2, 3, 6। और ये जो 3q है, इसको हम कोई और अचर ले लेते हैं, वो ले लेते हैं k1। तो 6q जमा 1 किसके बराबर आ जाएगा? 2k1 जमा 1, जहां k1 एक पूर्णांक है। इसी तरह से 6q जमा 3 को हम लिख सकते हैं 6q जमा 2 जमा 1। और यहां पर 2 को अगर हम कॉमन ले लें, यहां पर 2 को हमने ले लिया कॉमन, और 2 को कॉमन लेके अंदर बच जाएगा 3q जमा 1 जमा 1। और 3q जमा 1, इसको हम कोई और पूर्णांक ले लेते हैं, इसको हम पूर्णांक ले लेते हैं k2। तो ये बन जाएगा 2k2 जमा 1, जहां k2 एक पूर्णांक है। वैसे ही 6q जमा 5 को हम लिख सकते हैं 6q जमा 4 जमा 1, और यहां पर भी 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 3q जमा 2 जमा 1। अब 3q जमा 2 को भी हम एक और पूर्णांक ले लेते हैं k3 करके, तो ये आ जाएगा 2k3 जमा 1, जहां k3 एक पूर्णांक है। इस प्रकार 6q जमा 1, 6q जमा 3, 6q जमा 5 सभी 2k जमा 1 के रूप में है, क्योंकि k1, k2 और k3 को हमने क्या ले लिया? एक तरह से हमने k के रूप में ले लिया, क्योंकि हर जगह एक जैसा एक्सप्रेशन आ रहा है आपके पास।
जैसे यहाँ पर भी 2k1 जमा 1, यहाँ 2k2 जमा 1, यहाँ 2k3 जमा 1, तो ये सभी बेसिकली 2k जमा 1 के रूप में है, जहाँ k एक पूर्णांक है। इसलिए 6q जमा 1, 6q जमा 3, 6q जमा 5 सभी 2 से विभाजित नहीं है। इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक है और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जमा 1, 6q जमा 3 या 6q जमा 5 के रूप का होता है। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर दिया। इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसके बाद आपको ये आसानी से आ जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है बेसिकली HCF का क्वेश्चन है, क्योंकि अधिकतम दिया है। तो आपको ऐसे याद रखना है, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो मतलब हाईएस्ट मतलब अधिकतम। तो इस क्वेश्चन में स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है ये पूछा है, तो इसका मतलब ये प्रश्न HCF का है। तो हम क्या करेंगे, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कैसे निकलेगी, वो HCF निकालना पड़ेगा 616 और 32 का। तो 616 और 32 का HCF कैसे निकालेंगे हम लगाएंगे इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको पता है कि 616 बड़ा है तो ये आपका भाज्य हो जाएगा, और 32 छोटा है तो ये भाजक हो जाएगा। और 616 को हम लिख सकते हैं 32 गुणा 19 जमा 8। मैं आपको करके बताता हूं। 616 को जब हम 32 से भाग करेंगे तो 616 को हमने करना है भाग 32 से, तो आप देख सकते हैं 32 एकम 32 हो जाएगा, 32 एकम हो जाएगा 32। और आपके पास अब 61 में से आपको क्या करना है, 32 माइनस करना है। 61 में से 32 को आप माइनस करोगे तो यहां रह जाएगा 29 और ऊपर से उतर जाएगा 6, आपके पास बन जाएगा 296। और 32 को हम 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूने हो जाएगा 18 का 8, हसल आ जाएगी 1, और 9 30 27 और 1 28, और शेष बच जाएगा आपके पास 1। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 616 आपके पास कैसे आएगा, 32 को 19 के साथ गुणा करके और शेष यहाँ पर 8 बच जाएगा, 32 को 19 के साथ गुणा करके और उसमें शेष 8 को जमा करके। तो हमने क्या किया, 616 को लिख दिया 32 गुणा 19 जमा 8, किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब जो 32 है, अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो आपके पास शेषफल बचा है उसी को हम क्या करते हैं, उसी को ले लेते हैं हम भाजक, और ये जो पहले आपके पास भाजक था इसको हम क्या ले लेते हैं, भाज्य। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप 32 को भाग करोगे 8 के साथ, और 32 को जब 8 के साथ आप भाग करोगे तो 8 चौके होते हैं हमारे पास 32, और शेष आपके पास आ जाएगा 0, 8 चौके 32 हो जाएगा, और शेष बच जाएगा आपके पास 0। और आपको पता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम तब तक करते हैं जब तक कि हमारे पास शेष 0 ना बच जाए। तो यहाँ पर भी हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो 32 कितना आएगा, 8 गुणा 4 जमा 0, और क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया है तो इसीलिए जो HCF है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 8। तो इस प्रकार 616 और 32 का जो HCF है वो 8 है। तो इसका मतलब स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं वो 8 है, इसलिए वे 8 के स्तंभों में मार्च कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। तो
हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b 3 के बराबर है। तो b क्योंकि 3 के बराबर है, इसका मतलब जो शेष आएगा वो हमेशा 3 से कम ही आएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम a को क्या लिख सकते हैं, 3q जमा r, जहां q 0 से बड़ा है और r जो है वो 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, 3 से कम ही हमेशा आएगा, क्योंकि शेषफल हमेशा जिससे हम भाग कर रहे होते हैं उससे हमेशा कम ही आता है। तो इसका मतलब जो r है, मतलब जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो हमेशा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, a को ले सकते हैं हम 3q या 3q जमा 1 या 3q जमा 2। तो यही 3 वैल्यूज हमारे पास आ सकती है। अब क्योंकि हमें कहा गया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब इस a का वर्ग ले लेते हैं, क्योंकि यही हमने धनात्मक पूर्णांक माना है। तो a का वर्ग आ जाएगा 3q का वर्ग या 3q जमा 1 का वर्ग या 3q जमा 2 का वर्ग। अब 3q ये किसके बराबर आ जाएगा, 3q का वर्ग, या अब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर 3q जमा 1 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 9q का वर्ग जमा 6q जमा 1। मतलब आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के, तो आपके पास आ जाएगा ये 9q स्क्वायर जमा 6q जमा 1। वैसे ही यहाँ पर भी इसको a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 9q का वर्ग जमा 12q जमा 4। अब ये 3q का वर्ग है, इसको भी हम 9q का वर्ग लिख सकते हैं, या इसको क्या कर सकते हैं, हम 3 गुणा 3q का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 3 इसमें सब जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इस 3q के वर्ग को हम लिख दिया हमने 3 गुणा 3q का वर्ग। और यहां पर हमने 3 कॉमन ले लिया इन दो में, तो यहां पर 3 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच जाएगा 3q का वर्ग जमा 2q। इस एक को हमने अलग से लिख दिया। वैसे ही यहां पर भी वैसा ही करेंगे, हम 3 को कॉमन ले लेंगे, तो यहां बच जाएगा 3 गुणा 3q का वर्ग जमा 4q जमा 1, और इस एक को हम अलग से लिखेंगे। अब ये जो 3q का वर्ग है, इसको हम कोई और पूर्णांक मान लेते हैं k। तो इसको हम लिख सकते हैं 3k या 3k2 जमा 1 या 3k3 जमा 1, जहां k1 k2 और k3 धनात्मक पूर्णांक है। तो क्योंकि यहाँ सब जगह यही आ रहा है k, k2, k3, तो इसलिए इस प्रकार प्रत्येक के वर्ग को 3m या 3m जमा 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3m या 3m जमा 1। तो ये k2 और k3 है, इसकी जगह हमने m का प्रयोग कर दिया, तो प्रत्येक के वर्ग को हम क्या कर सकते हैं, 3m या 3m जमा 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक के वर्ग को हम a के वर्ग को क्या लिख सकते हैं, हम 3m या 3m जमा 1 के रूप में लिखा जा सकता है। वैसे ही चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप में होता है। तो ये वैसा ही प्रश्न है जैसे पिछले प्रश्न में वर्ग लिया था, अब हमने घन लेना है। तो हम मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a है और b 3 के बराबर है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a कितना आ जाएगा, 3q जमा r, और q का जो मान आएगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा, और r 0 1 2 आएगा, क्योंकि जिससे हम भाग कर रहे होते हैं b, क्योंकि 3 है इसमें, तो जो शेषफल आएगा वो हमेशा 3 से कम आएगा। तो शेषफल 0 1 2 आएगा। तो r का मतलब यहाँ पर रिमाइंडर है, मतलब शेषफल, क्योंकि तो r 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा और 3 से छोटा होगा। इसलिए a को हम क्या लिख सकते हैं, 3q या 3q जमा 1 या 3q जमा 2 के रूप में लिख सकते हैं। जब
a को हम 3q लेंगे तो a क्यूब कितना आ जाएगा, 3q का क्यूब, और 3 3 9 3 27 होते हैं तो ये आ जाएगा 27q क्यूब। और यहाँ पर 9 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 3q का क्यूब। तो ये जो 3q का क्यूब है इसको हम कोई और पूर्णांक ले लेते हैं m के बराबर, तो ये आ जाएगा 9m के बराबर, जहां m एक पूर्णांक है और m किसके बराबर है, 3q क्यूब के बराबर। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, a को लेंगे 3q जमा 1, तो जब a को लेंगे हम 3q जमा 1 तो a का क्यूब आ जाएगा 3q जमा 1 का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगा के मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। और आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab गुणा a जमा बी, तो a प्लस बी का होल क्यूब का यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे और उस सूत्र का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, इसको प्रसारित करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, जब हम इसको प्रसारित करेंगे तो आ जाएगा 27q क्यूब जमा 27q स्क्वायर जमा 9q जमा a क्यूब। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो 9 को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 3q क्यूब, यहाँ पर 9 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 3q स्क्वायर, यहाँ पर 9 को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा q, और आपके पास बच जाएगा a क्यूब किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 9 गुणा 3q क्यूब जमा 3q स्क्वायर जमा q जमा 1 के बराबर। तो a क्यूब है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9m जमा 1 के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर m किसके बराबर है, m बराबर है 3q क्यूब जमा 3q स्क्वायर जमा q के बराबर। तो पहले हमने यहाँ पर बताया कि हम 9m के रूप में लिख सकते हैं जब a को हमने 3q लिया, a को जब हमने 3q जमा 1 लिया तो ये आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 9m जमा 1 के बराबर। अब a को हमने कितना लेना है, अब a को लेना हमने 3q जमा 2 के बराबर। तो जब a 3q जमा 2 के बराबर आएगा तो a क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास, 3q जमा 2 का क्यूब। तो यहाँ पर भी हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके पास a क्यूब आ जाएगा 27q क्यूब जमा 54q स्क्वायर जमा 36q जमा 8। तो a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, और मैं आपको बता देता हूँ a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये होता है आपका फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब का प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये सूत्र हम यहां पर लगाएंगे दोनों जगह, तो इसी का सूत्र लगा के हमने इसको प्रसारित किया है। अब a क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर हम 9 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा 3q क्यूब जमा 6q स्क्वायर जमा 4q जमा 8। इसको भी हम m के रूप में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा a क्यूब आ जाएगा 9m जमा 8 के बराबर, जहां m एक पूर्णांक है और m किसके बराबर है, 3q क्यूब जमा 6q स्क्वायर जमा 4q के बराबर। तो अतः हमने सिद्ध कर दिया कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के बराबर होता है। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है।